नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज नीट 2024 का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला सवाल है। पहला सवाल लाइट के रिगार्डिंग है और लाइट के रिगार्डिंग 5 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इन 5 में से 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसमें लिखा हुआ है फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज। जी नहीं, फोटोन का जो चार्ज होता है वो फोटोन बेसिकली न्यूट्रली होता है। इट डजंट कंटेन एनी चार्ज। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ई जो है वो इनकरेक्ट है और ए बी सी डी करेक्ट है। आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन 3। इसके बाद एक कंडक्टिंग शेल है और इसके अंदर 2 पॉइंट है पी और सी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है के क्यू बाय आर से। तो क्योंकि अंदर भी के क्यू बाय आर ही होगा बाहर भी के क्यू बाय आर ही होगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस एकदम जीरो हो जाएगा। हैंस राइट आंसर इज फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्हील घूम रहा है और इस व्हील के 2 पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट और एक पी पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि इनकी वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा कि क्यू पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी और पी पॉइंट की वेलोसिटी 2v के बराबर होगी बेसिकली। तो p 2v से ज़्यादा है, सो पॉइंट p मूव्स फास्टर देन q। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी, और ये ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हो YDSC में, तो क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। तो बीच में एक वाइट कलर का की एक फ्रिंज बनेगी और उसके साइड में जो कलरफुल फ्रिंजेस बनेगी। इसका रीज़न ये है कि वाइट लाइट कंटेन्स ऑफ मैनी कलर, तो हर कलर की जो फ्रिंजेस होंगी वो अलग होगी। तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो है आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही केस लगा के देखना पड़ेगा। और फाइनली जब मैंने देखा तो इस पूरे सिस्टम से जो गेट बन रहा है वो एंड गेट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक बैटरी है। इस बैटरी के क्रॉस इंटरनल इसका इसका आपको टर्मिनल पोटेंशियल बताना है या टर्मिनल वोल्टेज बताना है। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए पहले आप करंट निकाल सकते हैं। करंट आ जाएगा 2 एम्पेयर, और V माइनस आई आर लगा के आप टर्मिनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 8 वोल्ट आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन। एक दो मासेस का एक सिस्टम है और इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। आपको बताना है कि 2 kg वाला 3 kg वाले पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे दोनों का, टोटल फोर्स बाय टोटल मास करके। और आप बी वाले ब्लॉक पे देखेंगे तो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा 2 आ जाएगा और मास इसका 3 kg है, तो आंसर आपका 6 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दो बॉडीज हैं, दोनों आइडेंटिकल है और ये इलास्टिक कोलिशन कर रही है। तो जब ये इलास्टिक कोलिशन करेंगी तो आप मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकते हैं कि वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होगा। जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी की सीधी आधी हो जाएगी। तो जो वेलोसिटीज का रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद एक बॉब है, ठीक है, और जिसको एक रस्सी से बांधा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि अगर आप बॉब की एंगुलर वेलोसिटी डबल कर देते हो तो टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेंशन का सीधा फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अगर आप ओमेगा को डबल करोगे तो ओमेगा का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, हैंस टेंशन भी 4 गुना हो जाएगी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके बाद एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से पहले एक अल्फा इमिशन हुआ, फिर एक पोस्ट्रॉन निकला, फिर एक बीटा नेगेटिव निकला और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसका फाइनल मास और चार्ज कितना रहेगा। तो मास तो इसका 4 कम हो जाएगा क्योंकि अल्फा निकल चुका है। और उसके बाद जो चार्जेस हैं वो बेसिकली 2 कम होंगे, फिर एक बढ़ेगा, सॉरी 2 कम होंगे क्योंकि अल्फा निकला है, फिर एक कम होगा, फिर 2 नेगेटिव ऐड होंगे। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैग्नेट्स हैं किस टाइप के मैग्नेट्स हैं वो लिखे हुए हैं।
और यहाँ पर उनकी सस्पेक्टिविटी बताई हुई है। तो जो डायमैग्नेटिक है उसकी सस्पेक्टिविटी थोड़ी सी नेगेटिव होती है, और यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं और उनकी ससेप्टिबिलिटी बताई हुई है। और तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स दिए हुए हैं और उनकी ससेप्टिबिलिटी बताई हुई है। और सबसे पहले डायमैग्नेटिक है और उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, फेरो की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी थोड़ी सी पॉजिटिव होती है और नॉन मैग्नेटिक की ज़ीरो होती है। तो इसके अनुसार ए का होना चाहिए सेकंड पार्ट, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और जो एक्सेलरेशन है उसकी भी दिशा चेंज होती रहती है। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो जैसे जब ये घूमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन is possible in uniform circular motion. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस मिड पॉइंट। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो ml² by 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है रॉड के लिए, और इसकी वैल्यू दी गई है 2400, और साथ ही में इसकी लेंथ भी दी हुई है। तो m इंटू लेंथ आपको दी गई है 400, सॉरी, ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, इसमें एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और साथ ही में इसका मास भी दिया हुआ है, और आपको लेंथ निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ml² by 12 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप मास की वैल्यू पुट कर लीजिए और इस फॉर्मूले में लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेंथ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें एक कॉइल है, और कॉइल की एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ आप एक मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लेंस लॉ लगा के बता सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन फर्स्ट केस में आ रही है ए टू बी, एंड सेकंड केस में आ रही है डी सी, ठीक है, फ्रॉम डी टू सी। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आईवी ग्राफ है सोलर सेल का। तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो यस, जो वी आई ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनती है, तो ये सही है। इसके बाद बी स्टेटमेंट है कि इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर इन माइक्रो एम्पेयर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जी नहीं, है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं होता, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। इसके बाद यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है एक्सेलरेशन, सॉरी, ये इक्वेशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है और आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपका, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज। तो पावर निकालने के लिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5 न्यूटन, वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 2, तो जो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 10 न्यूटन, और सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा है, तो कितनी वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट होंगी, ठीक है। तो आप सीधा इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हो, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू -13.6 1/n1² -1/n2²। तो आप एक ही को वेरीफाई कर लेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आप उसी के हिसाब से ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो फर्स्ट का आ रहा है थर्ड, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का थर्ड है,
दैट इज ऑप्शन 3। इसके बाद 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल निकाला गया एक्सियल पोजीशन पे। तो डाइपोल मोमेंट दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखा है और पोटेंशियल निकाल दिया गया है। तो फॉर्मूला है सीधा Kp/r², और इस फॉर्मूले से यही वैल्यू आ रही है। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन में बताया हुआ है कि द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज इज 2Kp/r²। जी नहीं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है Kp/r²। ठीक है, तो रीजन जो है वो गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसके बाद अगला लॉजिक गेट का फिर से क्वेश्चन है। इसमें बी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो बी है उसका रिवर्स जो है वो रिजल्ट है। अगर जहाँ पर बी फॉल्स है वहाँ पर रिजल्ट ट्रू है, जहाँ पर बी ट्रू है वहाँ पर रिजल्ट फॉल्स है। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, जेई मेंस लेवल का लगभग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को में बेसिकली एक रे यहाँ से गई है और इधर को मूव कर रही है अलॉन्ग ए सी। तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आप बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर इस एंगल को मार्क कर सकते हैं। लेट दिस एंगल बी एक्स। सो दिस इज 90 माइनस एक्स एंड दिस इज अगेन एक्स एंड दिस इज अगेन 90 माइनस एक्स। तो पहले एक फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो साइन आई हो जाएगा साइन 30 और साइन आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स, और ये सब म्यू के बराबर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पर देखोगे तो एक्स एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पे जाने पे लाइट जो है वो अलॉन्ग द AC जा रही है, यानी कि जो एक्स एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आप ऐसे लिखा सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/म्यू। तो जब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू हमारी आ रही है √5/2। ओके, इसके बाद एक वर्नियर कैलिपर्स पे सवाल है। तो वर्नियर कैलिपर की आपको बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट निकालना है, यानी कि लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है आप सीधा 1/n+1 लिख सकते हो। अब क्योंकि सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो आप इसी को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो ऑप्शन सी जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कॉइल है यहाँ पे, सर्कुलर कॉइल। इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला होता है n × μ0I/2r। इस फॉर्मूले में जब आप n की μ0I और 2r की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 4.4 मिली टेस्ला। इसके बाद बहुत ही आसान सा सवाल, एक रजिस्टर है 100 ओम्स का, इसको 5 पार्ट में काटा। तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा कुछ, ओके सॉरी, 10 इक्वल पार्ट्स में काटा है तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम्स, और 5 उनमें से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए। तो जो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम्स, और इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो 10 सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम्स। तो 50 + 2 इज 52 ओम्स। थर्ड वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद द क्वांटिटीज विच गिव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स। तो सॉलिड एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर स्ट्रेन और एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर व्हीटस्टोन की कंडीशन मैच कर रही है तो आप ये मान सकते हैं कि बीच वाला कैपेसिटर है ही नहीं, और जब ये है नहीं तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 1, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आ जाएगा 1, एंड 1 + 1 इज 2। आंसर इज 2 माइक्रोफैराड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर, द लेंथ ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस। देखिए आपको मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए जो आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा वो भी मैक्सिमम होगा, यानी कि आपको इलास्टिक लिमिट जितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, और यंग मॉडुलस भी दे रखा है। तो सीधा फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, और स्ट्रेस आपको दे रखा है 8 × 10⁸ डिवाइड कर दीजिए से स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल, और एल आपको 1 मीटर ही दे रखा है, और यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11। तो जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल जो आएगा वो आपका 4 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। एन अनपोलराइज्ड बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट
ब्रेस्टेड एंगल देन। तो देखिए जब ब्रेस्टेड एंगल पे स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होता है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाता है, और रिफ्रैक्टेड वाला पार्ट जो है वो पार्शली पोलराइज हो जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सही है। नेक्स्ट एक आइडल ट्रांसफार्मर है जिसमें कुछ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग से इनका रेशियो दे रखा है, और वोल्टेज का रेशियो पूछा गया है। तो वोल्टेज का भी वही रेशियो होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का के नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है। तो वी एस और वी पी का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें एक एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ का 1/10 है और रेडियस हाफ है या डायमीटर हाफ है। तो इसका आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर। अब क्योंकि मास इसका 1/10 है और रेडियस 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/r²/4। सो बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे होता है उसका 4/10 है। तो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा आपका 4, और जो नियरेस्ट है वो है 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बहुत ही मजेदार सवाल है, graph of which of the following variation 1/λ² has kinetic energy is। ठीक है, तो आपको एनर्जी वर्सेस लैम्डा स्क्वायर का ग्राफ बताना है। तो देखिए एनर्जी किसके बराबर होती है, एच सी बाय लैम्डा के बराबर होती है। तो आप एच सी को दूसरी साइड ले जाइए, तो ई बाय एच सी इज इक्वल टू 1/λ, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ई स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 1/λ²। तो जो 1/λ² प्लेस है वो वाई एक्सिस पे प्लेस है, और ई जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लेस है। तो बेसिकली ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे कुछ ग्राफ बना, यानी कि पैराबोलिक बनेगा। सो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें ग्राफ पैराबोलिक है। इसके बाद 31st क्वेश्चन है, इसमें वर्क डन बाय द गैस अलॉन्ग पाथ बी सी। तो बी सी जो पाथ है उसमें वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सो राइट आंसर इज 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस, एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। सो यस, दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि एक लूप बनाया गया है और इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। आपको टाइम पीरियड दिया गया है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, और पूछा गया है कि इसका मोमेंट द मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करके आप इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और एक्स की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करी तो आ रही थी 1280 पाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एस एच एम की इक्वेशन दी गई है। तो इस एस एच एम का जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, और जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई, सॉरी ओमेगा होता है 2 पाई/टी। तो जो टी का कॉफिशिएंट है वो ओमेगा ही है। तो ये आ रहा है पाई, एंड पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। सो जो कट कटा के टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड 5 और टाइम पीरियड 2 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड, इसके बाद इन अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो आपको बताना है कि कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी इस डिस्क को खींचने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगी वो आप 2 पाई r इंटू सर्फेस टेंशन करके निकाल सकते हो। r इंटू सर्फेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है। Just put it into formula and answer will be option second. So this will be your answer 19.8 नैनोमीटर। इसके बाद एक मैग्नेट है, इसको दो
इसको दो पार्ट्स में जो है वो एक तरीके से बैंड कर दिया गया है। तो और दोनों पार्ट्स के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअल पार्ट की आधी हो जाएगी m/2 और m/2, और लेकिन डायरेक्शन जो रहेगी इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये वाली। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। तो m/2 जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो वेक्टर्स की तरह इनको जोड़ के, m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर प्लस 2 m/2 इंटू m/2 इंटू कॉस 120, और फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो m/2 ही आएगा। तो ऑप्शन सी हैज़ टू बी करेक्ट आंसर। इसके बाद चूज द सर्किट विच कैन अचीव द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन है सेट बैटरी, वो सेकंड वाले में बैटरी है, करंट यहाँ से आएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला रेजिस्टेंस कम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से नहीं, इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से भी होगा, ठीक, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप। तो सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है कि कितनी एनर्जी से आप सैटेलाइट को फेंकोगे कि वो 2 आर एल्टीट्यूड वाले रेडियस में घूमने लग जाएगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहले फोर्सेस बैलेंस करनी है, mv² बाय जो रेडियस है वो 3r वाला है इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय 3r का होल स्क्वायर। तो बैलेंस करके आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल देनी कि ऑर्बिट में कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के आप निकाल सकते हो कि सरफेस से किस एनर्जी पे आपको सेटेलाइट लीव करनी पड़ेगी। तो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद आंसर सेकंड आ रहा है। इसके बाद ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, तो इसमें बताना है प्रेशर किसके बराबर होगा। तो देखिए पी वी बाई टी जो होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर मैं ओके अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर लेता हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 इंटू वी। तो वी एक वेरिएबल है और टी एक वेरिएबल है, और इन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन दे रहा है वो P1 दे रहा है, और P1 इस ग्राफ की स्लोप को दर्शाता है। तो मैक्सिमम जो स्लोप होगी वो फर्स्ट की होगी। सो प्रेशर इज मैक्सिमम फॉर P1 देन P2 देन P3। बेसिकली इसकी जो स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इसके बाद द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सी नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जी नहीं, अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनाता है कोई भी चार्ज, जब वो एक्सेलरेट करे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, और फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया क्योंकि गलत वाली पूछी गई थी, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव्स। इसके बाद एक मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस, यहाँ पर यंग मॉडुलस दे रखा है, और कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है 10⁻⁵, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, और आपको निकालना है कि अगर इसको 0 से 100 डिग्रीज तक हीट करा गया तो ओके इसका कंप्रेशन कितना हो जाएगा। तो कंप्रेशन का मतलब क्या है, बेसिकली आपको स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है डेल्टा एल बाय एल, वो किसके बराबर होता है, यंग मॉडुलस के बराबर। तो यहाँ से आप सिग्मा निकाल सकते हैं। तो सिग्मा किसके बराबर होगा, गामा इंटू डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गया। अच्छा डेल्टा एल आप निकाल दीजिए, डेल्टा एल किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू एल बाय गामा। अच्छा, अब ये जो डेल्टा एल है ये कहाँ से आया, ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आया, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन में जो डेल्टा का फॉर्मूला है वो होता है एल इंटू कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए फर्स्ट वाले से, यानी कि सिग्मा इंटू एल बाय गामा किसके बराबर आ जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो।
जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50 × 10⁻³ इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो हीटर्स है और एक की पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, दूसरे की पावर रेटिंग है 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। देखिए पावर रेटिंग जो है होता है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सो बेसिकली आप ये मान सकते हो एक का रेजिस्टेंस है आर, दूसरे का रेजिस्टेंस है 2R। ठीक है, जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R, और अगर आप इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, इट्स 2R/3। तो एक टाइम रेजिस्टेंस है 3R, दूसरे टाइम रेजिस्टेंस है 2R/3। तो जो इनकी पावर होगी वो टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, टोटल रेजिस्टेंस के ही रेशियो में होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले केस में है 3R, दूसरे केस में 2R/3। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो रेशियो आ जाएगा 9:2, और वही रेशियो पावर का होगा। सो थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, 2:9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स इज डिफाइंड बाय अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, द फैक्टर बाय विच द डायमेंशन अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट। देखिए तो आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशंस निकालनी है और देखना है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डायमेंशनलेस बन रही है। तो आप निकाल सकते हैं, अगर मैं अल्फा की डायमेंशन निकालूं, अल्फा इंटू टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ML T-2, क्योंकि ML T-2 जो है फोर्स की डायमेंशन। तो आप अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हो ML T⁻⁴, और उसी तरीके से बीटा की डायमेंशन आ जाएगी ML T-3। तो अब अगर आप अल्फा में टी मल्टीप्लाई कर दोगे और उसे बीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये सारी क्वांटिटी हो जाएगी डायमेंशनलेस। तो अल्फा टी बाय बीटा जो है वो डायमेंशनलेस हो जाएगी, यानी कि थर्ड वाली जो पार्ट है वो डायमेंशनलेस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस चार्ज। ठीक है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में करंट दे रहे हो उसी डायरेक्शन में जो आपका इंड्यूस करंट है वो भी रहेगा, या डिस्प्लेसमेंट करंट है वो रहेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ अ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और इसमें आई पीस की फोकल लेंथ भी दे रखी है। तो फॉर्मूला होता है FO/FE मैग्नीफिकेशन का। सो 140/5, आंसर इज 28। तो ऑप्शन third will be the correct answer. So I think 45 questions we have discussed, और please comment कि आपके इनमें से कितने सही है, so that we can have an idea of cut off. Thank you.